मेरठ में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और यहाँ पर अब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून की जो तारीख है वो कब आएगी और कब नतीजे आएंगे। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं मेरठ में जहाँ पर चौक चौराहों पर जो वोटिंग के आंकड़े हैं उनको लेकर चर्चाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शर्तें भी लगा रहे हैं। सट्टे का बाजार जो है वो भी गर्म है और अपने अपने प्रत्याशी को सब जिताने में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो अपोजिशन वाले हैं जिनके ऊपर उन्होंने सट्टा नहीं लगाया वो हार जाए। तो मेरे साथ आज बहुत सारे पत्रकार हैं मेरठ के जो अलग अलग संस्थानों में काम करते हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो चर्चाएं हैं और जो ज़मीनी आंकड़े हैं वो कहाँ पर हैं, कितने हकीकत है, कितना फसाना है। ये सारी बातों पर जो चर्चा है, जो बहस है वो रहेगी। मेरे साथ श्रीपाल तेवतिया जी हैं, मेरे पुराने साथी भी हैं और फिलहाल ईटीवी भारत में पत्रकार हैं। सर मुस्कुरा रहे हो आप तो? बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मुस्कुराना चाहिए। इस मुस्कुराहट का राज क्या है? नहीं, आपका जो पूछने का ढंग था, मैं मतलब उसी को लेके मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। पूछ लीजिए क्या पूछना है। जी बताइए क्या। देखो, आपने तो बहुत जमीनी तौर पर इस चुनाव को कवर किया है। अरुण गोविल की आपसे बहुत मुलाकातें भी हुई हैं। सभी से हुई है जी, बिल्कुल आपसे सभी से ज्यादा हुई हैं तेवतिया जी? ना ना ना, आपसे बाकी भी हुई है। सबसे एक मुलाकात आपकी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, लगभग, क्योंकि आपको बाहर भी जाना पड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ थे, तो हम लोग की उस तरह से आप कह सकते हैं काफी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन जो चुनाव है वो तो आप देख रहे हो किस तरह का है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा इस बारे में जान रहे हो, कि आप ज्यादा वेस्टर्न यूपी में इधर उधर घूम के आए हो। हम तो इधर उधर घूमते रहे ना, यहाँ मेरठ का बताओ। मेरठ का तो सब कुछ क्लियर है, लगभग तस्वीर आप देख ही रहे हो कि यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला तो है नहीं, जो मतलब मान के चल रहे थे आमने सामने का है। और अब आमने सामने में किसका पलड़ा भारी रहे, इसमें तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ये तो नतीजे ही पता चलेंगे 4 तारीख को जो भी होगा। अच्छा ये बताओ आप कि अरुण गोविल यहाँ से वोटिंग होने के अगले दिन सुबह ही उन्होंने अपनी ड्रेस बदली, वो फिल्म स्टार वाली ड्रेस में आए और उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए मुंबई के लिए। और वहाँ जैसे ही मुंबई पहुँचे उन्होंने अपने दिल की भड़ास थी वो एक ट्वीट के जरिए निकाल दी। उसके मायने क्या आप लगा पाए? देखिए नरेंद्र भाई, मुझे लगता है कि जो वो कुछ कहना चाह रहे थे वो उनके दिल की बात रही होगी। कहीं ना कहीं कोई उन्हें कोई टीस थी, कोई बात थी, जो उन्होंने जिस तरह के उनके शब्द थे उनसे जो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ कि शायद उन्हें उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा यहाँ का। कोई उनके मन में कोई ऐसी बात है जो उन्हें चुभी है। मेरठ के लोगों ने राम को गले नहीं लगाया। मुझे लग रहा है कि राम जी को गले तो बहुत लोगों ने लगाया, जो मतलब भाजपा के राम हैं, लेकिन उस तरह से उन्हें वोट नहीं मिला, क्योंकि लोग वोट डालने ही नहीं गए। लग रहा है आप देख रहे हो, परसेंटेज अगर देखें तो काफ़ी कम है। तो उस तरह से लगता है कि मतलब जो उन्हें एक प्यार मिलना चाहिए था इस शहर में, और जिसकी पार्टी ने भी कल्पना करी होगी कि भाई हम अरुण गोविल को यहाँ से कैंडिडेट बना रहे हैं, तो और हमारे मतलब मजबूत कैंडिडेट रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की यहाँ पूरी जो पॉलिसी थी, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। पॉलिसी मेकर जो भी उनके रहे होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के इन्हें उतारा है, क्योंकि उनकी वो जान तो रहे थे कि यहाँ कंपटीशन है, यहाँ आपका जीतना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि बाहर से कैंडिडेट लाया जाए। और पहले तो अपने बाहरी वाले टैग को धोते रहे जगह जगह जाके। अरे बहुत सफाई देनी पड़ी। बहुत सफाई उन्हें देनी पड़ी। अपनी बीवी को ठकुराइन भी बनाना पड़ा। बिल्कुल, जाके वहाँ बोले वो किठौर में, बिल्कुल खरखौदा में बोले, इधर मतलब इस क्षेत्र में जाके किठौर में बोलना पड़ा उन्हें। और इस बात के बाद भी कुछ रिएक्शंस भी आए, हालांकि जिन लोगों के रिएक्शन आए वो लोग अगले दिन उनके साथ खड़े भी थे, मतलब दिखाया, बहुत कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। कार्यकर्ता बीजेपी का अब की बार ना शुरू से ये कहता रहा कि जो प्रत्याशी है उससे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं हो पाया, बात सही है। और ये बीजेपी के ही कैंडिडेट के साथ बात नहीं है, ये बाकी भी जो जितने भी कैंडिडेट थे 8 के 8, उनमें से कहीं भी किसी कॉमन मैन के पास कोई नहीं गया। पहली बात तो नहीं, मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। वो कार्यकर्ता जो झंडा डंडा उठा के चलता है बीजेपी का। बड़ी मतलब हैरानी वाली बात है कि आप देखिए नरेंद्र भाई कि इनके जो है पन्ना प्रमुख तक होता है, मतलब इन्हें ये पता होता है कि इस गली में कितने लोग हैं, तो पन्ना लेके अपने साथ चला गया। वो कोई मतलब जो भी बेचारा पन्ने वाला था, वो पन्ना वाला मुझे लग रहा है वो शायद खुद ही वोट डालने नहीं गया। औरों की तो वोट डलाएंगे क्या, मोटिवेट क्या करेंगे लोगों को, ऐसा तो लगा नहीं। अच्छा, एक कोई डर था क्या बीजेपी के नेताओं को कि अब की बार अगर
अरुण गोविल यहाँ से सांसद बन गए उनकी भरकस कोशिशों की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मथुरा और हेमा मालिनी बन जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल एकदम सही है। और इस बात का तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को ऐसा अंदेशा है, और ऐसी चर्चा भी आप देख रहे हो तमाम चौक चौराहों पे आजकल चल रही है। जो चाय किसी भी, अभी भी हम एक चाय की दुकान में बैठे हैं, बाकी चाय की जो गुमटियाँ हैं वहाँ भी यही चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जो अपने आप को मान रहे थे कि हम भी दावेदार हैं, कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि भई ये बाहरी हैं, साथ तो शायद दिखते रहे लेकिन दिल से नहीं थे। दिल से नहीं थे भाई। आप भी देखिए, और इनके कई लीडर्स ने भी कहा है कई अलग अलग जगह पर, हालांकि उस तरह से कोई सामने नहीं बोल रहा, कि क्या एक गाड़ी पर चढ़ के प्रचार करना जरूरत थी ऐसी कोई? क्या अलग अलग क्षेत्र में जाके प्रचार नहीं कर सकते थे? क्या उनका कोई मतलब उन्हें पहचानता नहीं उनके जो लीडर्स को? MP MLA हैं वो उनके साथ ही घूमते रहे। आपने देखा, मैंने भी देखा, सभी ने देखा, मुझे लगा। अच्छा, एक चीज और, मेरा आखिरी सवाल इस वाले राउंड में आपसे ये, कि जब वो चले गए, ये एक ट्विटर पोस्ट उनका आ गया, उसके बाद में चंदे को लेके बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, चंदे की भी चर्चा चल रही है, लेकिन ये जो रहस्य है इस बारे में तो भाई अब ये लोग जाने भाई, या तो जिसका इसमें जितना रोल रहा, क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये चर्चा तो है। हाईकमान नजर गड़ाए हुए। अब देखो, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अंदर खाने चल तो रहा होगा, चर्चा तो है भाई, लेकिन चर्चा क्या है नरेंद्र भाई ये नहीं पता। कुछ है चंदे का मामला, लेकिन सरफराज भाई कैसा रहा? और सुनीता वर्मा के बारे में बताओ, आप कुछ कैसा वोटिंग रही? देखिए, वो तो अपने मतदान को लेकर, अपने चुनाव को लेकर आश्वस्त है, जो हमने एनालाइज करना। नहीं, वो तो आश्वस्त हैं, हर प्रत्याशी होता है, जिसको 15 वोट आने वो भी आश्वस्त है। लेकिन आपने देखा होगा, इधर जो लिसाड़ी गेट वाला इलाका है, दक्षिण का इलाका है, शहर का इलाका है, क्या रुझान था? जबरदस्त रुझान हमें देखने को मिला था। खासकर अगर हम बात करें मुस्लिम बहुल इलाके की, तो ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला, जो मुस्लिम इलाके में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साह से भरपूर थे अपने मतदान को लेकर के। और मुझे लगता है कि सुबह जो दोपहर तक ही उन्होंने अपना जो मतदान की जो प्रतिशत है, मतलब अपने क्षेत्र में जो मतदान करने की उनकी बात है, वो सुबह ही उन्होंने पूरा कर लिया, शाम तक का वेट ही नहीं किया उन्होंने। यानी कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये इस बताओ आप, ये जो कथन है, इस पर सार्थक मुझे वहाँ लगा पूरा मुस्लिम बहुल इलाके में। अच्छा ये बताओ आप, कि जैसे हम मुसलमानों से जब चुनाव के दौरान बात की, तो बहुत जगह जो मुस्लिम थे वो मोदी जी की जय बोलते हुए नजर आए। ये तंज था या वाकई में मुसलमान जो है मोदी जी की तरफ गया है? देखिए, ये मुझे तो ये तंज लगा है मुझे तो तंज लगा है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है ही नहीं। जो हम लोगों ने देखा, हम लोग ग्राउंड पे भी गए, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की, तो मुझे नहीं लगा कि मुसलमानों को वोटिंग कहाँ करनी है इसको लेकर कोई असमंजस बाकी रहा था वहाँ। निश्चित तौर पर जो मन बना हुआ था वहीं पर मुसलमानों ने किया। लेकिन क्या जीत वाली स्थिति में है सुनीता वर्मा? देखिए, ये कहना तो अभी अतिशयोक्ति होगी कि जीत की स्थिति में है, ये तो मतगणना के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिले के अफसर तो अरुण गोविल को जिताने में लगे। ये मैं नहीं कह सकता नरेंद्र भाई, लेकिन जो संतोष, जो संतुष्टि देखने को मिल रही है, खासकर अगर हम बात करें मतदाताओं की, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कांटे की टक्कर यहाँ पर रहने वाली है। कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लंबा मार्जिन नहीं रहेगा। मुझे लगता है पिछली बार से ही बहुत कम रहेगा। हमारे साथ राशिद खान साहब हैं, आप इन्हें जानते होंगे, ये कबाब वाले खान साहब हैं, बड़े चर्चा में रहे थे। खान साहब, चुनाव चल रहा है। अरे खत्म हो गया भैया, अभी तो आगे भी तो बढ़ा है, यही तो खत्म हुआ है, अभी तो आगे की तरफ चल रहा है। अभी चुनाव में बहुत सारी चीजें हैं। अभी देख लीजिए आप, हमारे अगर परसेंटेज की बात करें हम मेरिट की, पहले और दूसरे चरण में, तो लोग मोदी जी की गारंटी को इतना मानते थे कि उन्होंने वोट ही नहीं किया। कि जब मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो 400 पार हो गया, तो वो अपना घूमने निकल गए। इस चक्कर में परसेंटेज डाउन हो गया। ये जो आंकड़े फंसे हैं, ये इस परसेंटेज की वजह से ही फंसे हैं कि लोग आश्वस्त थे कि जब मोदी जी ने कही है तो बात नहीं गिराई जाएगी, हो जाएंगे 400 पार। लेकिन अब वो किस तरीके से होंगे धरातल पे, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, उससे ऐसा लग रहा है कि गठबंधन हावी है पहले और दूसरे चरण में सत्ता पक्ष के ऊपर, जो पूरी तरीके से दिख रहा है। कहीं ना कहीं दबी कुचली आवाज़ में अधिकारी भी इस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कहीं रिकॉर्ड ना हो रहा हो, तो इसलिए वो अपनी जुबान से मुकर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जनता की अगर हम बात करें, 15 दिन पहले कैंडिडेट आया गठबंधन का, और वो भी 2 कैंडिडेट बदलने के बाद,
उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें लोगों ने आखिर कैसे लगा ली इतने कम वक्त में? देखिए, एक तो महिला हैं और दूसरी जाटव समाज से हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सामान्य सीट पे एक जाटव को टिकट मिला, वो भी महिला को। मेयर का जो उनका कार्यकाल रहा काफी अच्छा रहा, काम कराए हैं लोगों के। तो अब उन्होंने वाल्मीकि समाज जो कट्टर बीजेपी का था उसमें भी सेंधमारी कर दी। तो मेरे हिसाब, वाल्मीकि में? हाँ जी। अरे कैसे, वो तो बीजेपी का अब ये तो मैं नहीं बता सकता कैसे, ये तो 4 जून को पता तर्क तो चलेगा। होगा यार। लेकिन तर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाल्मीकि क्षेत्र हैं वहां से जब इस चीज की आवाज आए, जब हम लोग घूमते हैं फील्ड के अंदर, तो वहां से उन लोगों की आवाज आई कि अब की बार हमने गठबंधन को आजमाया है, क्योंकि जाटव समाज से वहाँ एक कैंडिडेट है और महिला है। दूसरी तरफ भाजपा ने इतने बड़े कैरेक्टर को यहाँ उतार दिया कि वो शायद लोगों के बीच अपने जो उनका रामायण में किरदार था उससे तो उन्होंने छवि बना ली, लेकिन जब जमीन पे आए तो वो पता चला कि उस किरदार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक मड़क टाइप की चीज उनमें दिखाई दी कि शीशे नहीं खोले। एटीट्यूड रहा, एटीट्यूड इंग्लिश में कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में जो देसी भाषा है मेरठ की, घमंड। उसमें मड़क कहते हैं। हाँ। तो मड़क उनकी दिखाई दी कि सोमिंदर तोमर जैसे मंत्री खड़े हैं, वो शीशा नहीं खोल रहे, क्योंकि बाहर का जो वातावरण था। ये सब प्रसाद मौर्य जो है इंतजार कर रहे हैं आधा घंटा। ये देखिए, अब इतना बड़ा कैरेक्टर उतार दिया। मैंने कहा ना कि जब सबने तय कर ही लिया था कि भाई 400 पार है, तो मुझे नहीं लगता फिर तो किसी को भी खड़ा अच्छा कर एक देते। बात बताओ, आपके उन्होंने दलितों के घर में जाकर भोजन किया, ये बाकायदा एक प्रायोजित कार्यक्रम था अरुण गोविल का। लेकिन जब वो बात करते हैं बाबा साहब के मूर्ति के ऊपर हार चढ़ाने के बाद, तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी अगर सोच रहे हैं 400 पार लाने के लिए, संविधान में संशोधन के लिए, तो ठीक ही सोच रहे होंगे। मैंने कहा ना, वो किरदार हैं। डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट दे देगा, किरदार उसको पूरी करेगा, तो वो अपनी तरफ से तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो उन्हें लगा ऐसा, और ये बात मैंने पहले भी कह दी कि मोदी जी की जो गारंटी है वो लोगों के दिलो दिमाग में बस गई, जिस वजह से परसेंटेज डाउन हुआ। सबने सोच लिया भाई अब तो हो ही गया 400 पार। हमने भी सोचा कि 400 पार हो गया। आपने वोट दिया? हाँ, मैंने वोट दिया, बताऊंगा नहीं किसे दिया। नहीं ये मत बताओ, लेकिन किस समय दिया? शाम को गए थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो सुबह ही चला गया। मुझे बड़ी जद्दोजहद के बाद वोट करना मिला, क्योंकि पर्ची पे बूथ ही गलत लिख रहे थे वहां पर। तो मैं 2-3 बार चक्कर मारे गर्मी में, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अब की बार वोट देकर ही आऊंगा। ये वाली गड़बड़ी आपके ही साथ हुई, किसी और के भी साथ हुई? मैं तो अपनी ही बता सकता हूँ, क्योंकि फिर हम अपने अपने वर्क पे चले गए थे। मेरे साथ हुई, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 2-3 चक्कर में मेरी जाके जब वोट मिली है, वरना तो खो गया था वोटर लिस्ट में मैं। अच्छा, ये जो एक चंदे वाली कहानी चल रही है, ये सुनने में आया है कि यहाँ पर जो सहयोग है बीजेपी के नेताओं का, वो तो अरुण गोविल को मिला ही नहीं। वो जो करोड़ों रुपए का चंदा है, उसमें जो घपला हुआ है, उसको लेकर भी बहुत जबरदस्त चर्चा है। अरुण गोविल शायद उससे भी नाराज थे। देखिए, चंदा मिला और मुझे लग रहा है कि बटा भी नहीं। जैसे हो जाता है हिसाब किताब में भी गड़बड़ी रही कुछ। चंदा तो बहुत देते हैं मेरठ के लोग, क्योंकि इतना चंदा देते हैं, दिल खोल के देते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से बांटा नहीं गया होगा, शायद ये भी कमी रही। 85-86 लाख रुपए का बजट तो केवल मीडिया का है, स्थानीय मीडिया का। अब देखिए, मीडिया को तो उन्होंने खाना बहुत अच्छा खिलाया, लेकिन चंदे की जो बात है उसका बंटवारा कहीं हुआ। खाना कहाँ खिलाए प्रभु? ये खाने की तो थालियां दी उन्होंने, वो किसी एक बड़े यहाँ के वो हैं, रसोइये हैं, वहां से आ जाती थी। वो भी भाजपा के बहुत हमदर्दी में करते हैं, वरना इतना खाना कौन खिलाता है। ये सब क्यों बता रहे हो? कि ऐसा ना हो अरुण गोविल के ऊपर ये खर्चा भी जुड़ जाए? नहीं, अब वो जुड़े या ना जुड़े, वो तो 90 लाख 95 लाख का बजट तो दिया ही है। खाने में कितना खर्च हुआ होगा? पहले 4 रोटी थी, अब 2 कम कर दी थी उसमें भी। तो बजट मेंटेन करके चल रहे हैं भाजपा वाले भी। कहाँ की कहानियां? ये तो रियल है, सब लोग बता देंगे कि पहले 4 रोटी हुआ करती थी थाली में, अब वो 2 पे रह गई, तो उसकी जगह सैलेड वगैरह बना दी। गरीब की थाली से रोटियां कम हुई हैं, ऐसे बीजेपी जिन लोगों को खाना खिला रही थी चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को, इवन कभी कभी मीडिया के लोग भी उधर पहुंचते थे दोपहरी में, तो उस थाली में से भी रोटी गायब था। जाहिर सी बात है, देखिए बजट बनाने के लिए बजट कम भी तो करना पड़ता है, तभी तो बजट बनेगा। अब कैपेसिटी 100 आदमी की और 200 आदमी का बजट बन जाए, तो 2-2 रोटी कम करके 200 पूरी कर दी आप होंगी। कई दिन से आंकड़े लगा रहे हैं, मैंने आपको चर्चाएं करते भी देखा है। आप मुझे ये बताओ कि आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, अगर चुनाव वोटर का हुआ तो शायद गठबंधन जीतता है, और अगर चुनाव सिस्टम का हुआ तो फिर कहना उचित नहीं है कि क्या होगा, वो सबको मालूम है। सिस्टम पे इतना शक क्यों आप?
सिस्टम पे शक नहीं है, यकीन है मुझे पूरा कि सिस्टम जो करता है बेहतर करता है। जो जनता के हित में काम होंगे वो सिस्टम ही करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिस्टम जो करेगा वो बेहतर करेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, अगर देखा जाए कि वोटर के हिसाब से हम बात करें तो चुनाव कहीं ना कहीं फंसा हुआ है पहले और दूसरे चरण का। तीसरा चरण तो सत्ता पक्ष का है ही नहीं, वहाँ तो अलग अलग वैरायटियाँ हैं। तो 2 चरण में अगर ये बैकफुट पे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आगे जो 7 चरण पूरे होंगे तब तक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आप ये बताओ कि आपकी तरफ ये जो आम के बाग हैं आपके, उस इलाके में जो ठाकुर हैं उन्होंने किसको वोट किया? देखिए, मैं ठाकुरों का बड़ा सम्मान करता हूँ, अपनी बात पे अडिग रहते हैं। जो उन्होंने कसम खाई है उसको पूरा करेंगे और उन्होंने करके दिखाई भी है। हमने ठाकुर 24 में ही महिलाओं से पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे बताया किसको वोट दिया, हमारे मना करने के बाद भी। तो उन्होंने खुल के बोली कि हमने पिछली बार भाजपा को दी थी, अब की बार हमने गठबंधन को दी है। और वो जो रिश्ता है अरुण गोविल से फूफा जी वाला, वो नहीं निभाया? देखिए, हमारे टाइम में तो उनकी शादी हुई नहीं, ना हमें उन्होंने बुलाया, ना हमें उनके बारे में मालूम कि उनकी पत्नी ठकुराइन है या नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तो सही, योगी जी को सामने रख के कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी ठकुराइन है। आपको बता रहा हूँ, वो इतने जबरदस्त हमारे एक्टर हैं, हम बचपन से उन्हें बहुत अच्छे से दिलों में बसाए हुए हैं। तो उनका बताया, उन्होंने बताया, हमने यकीन कर लिया। हमने इसकी पुष्टि भी नहीं करी जाके कि वो ठाकुराइन है या नहीं है। जो बात उन्होंने अपने मुंह से कही है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सर, आपके इलाके में उन ठाकुरों ने वोट दिया उनको कि नहीं, ये जानने के बाद कि उनकी पत्नी ठकुराइन? देखिए, जितने ठाकुरों से हमारी बात हुई है, मैंने कहा ना, ठाकुर वफादार होते हैं, अपनी कसम पे अडिग होते हैं। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हमने इस बार वोट नहीं किया। अब अगर निकल ही आता है वोट तो वो जांच का विषय है। जांच किसकी कराओगे? रिजवान भाई, ये बताओ आप कि आपने भी रामायण देखी होगी, और मैं समझ रहा हूँ तब से लेकर 2 नई पीढ़ियां जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इतने वर्षों बाद क्या वो सम्मान, वो स्नेह और वो कनेक्टिविटी जुड़ पाई अरुण गोविल से? जनता की या मेरी? अरे, आपकी भी, जनता की भी, आप भी तो वोटर हैं। मैं तो वोटर नहीं, मैं तो एक पत्रकार हूं, तो मेरी कनेक्टिविटी तो भाई सभी से जुड़ी हुई है। नरेंद्र जी, आपने एक सवाल इतना अचंभित करने वाला किया मेरे से कि कनेक्टिविटी जुड़ पाई। अब किसकी कनेक्टिविटी? सभी पत्रकार हैं इस कनेक्टिविटी में तो शामिल। नहीं, देखिए, हम लोग की तो कनेक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि हमें उनके इंटरव्यू वगैरह करने होते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, जनता की कनेक्टिविटी अरुण गोविल मेरठ में नहीं जोड़ पाए। जो मेरठ हापुड़ लोकसभा थी, इसमें अरुण गोविल को जनता का सहयोग और जनता का सपोर्ट इतना नहीं मिला। मैं मानता हूँ, अंदर की बात मैं आपको बता दूं, ये अंदर की बात है क्योंकि हम पत्रकार हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। अंदर की बात ये भाजपा में अरुण गोविल के मेरठ से चुनाव लड़ने को लेके अंदर खाने फूट थी। ये आप मानो या ना मानो, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे, वो नाराज थे अंदर खाने। वो अपने अपने दुख को इजहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो नाराज थे, ये फैक्ट है। और मन से चुनाव नहीं लड़ा, मन से चुनाव नहीं लड़ाया गया। और जो पोस्ट था वो उसी का रिफ्लेक्शन था। वही तो वो सभी को पता है भाई, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि वो यहाँ तो जवाब नहीं दे पाए उनको, उन्होंने अपने मुंबई में जाते ही सीधा जवाब दे दिया, क्योंकि उनकी जो अंतर आत्मा थी वो तो दुखी थी ना भाई। यहाँ तो वो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वहां जाके तो अपना दुख जाहिर करना ही था बेचारा को। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि यहाँ पे वो इतने दिन रहे, लेकिन जब वो गए तो यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एक फोटो जो है वो ट्विटर पर पोस्ट किया कि बस अब निकल गए एक जरूरी काम से मुंबई की तरफ। यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी को दिया है, तो कम से कम उनसे एक मीटिंग, एक टी पार्टी, इस तरह की उम्मीद रखते थे लोग। श्रीमान जी, मैंने बताया नाराजगी अंदर खाने थी, ठीक है। वो देखिए, यहाँ अगर वो यही उस नाराजगी को जाहिर करते तो हाई कमान सब कुछ देख रहा था। बाद में डिलीट भी किया उन्होंने। डिलीट किया, मजबूरी बन गई ना, आदेश आया होगा डिलीट करने के लिए, क्योंकि भाई चर्चाएं हुई, ठीक है, इसलिए उसको डिलीट करना पड़ा, मजबूरी। तो क्या आप मान के चल रहे हैं वोट नहीं मिला उनको? वोट मिला है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ठाकुरों की नाराजगी, दूसरा त्यागी समाज की नाराजगी, तीसरा तीसरा भी है, दलित समाज सपा पे गया है इस बार। संविधान वाले मामले से नहीं, संविधान वाले से नहीं। योगेश वर्मा एक यहाँ का चर्चित चेहरा है, ठीक है। उसकी पत्नी चर्चित चेहरा नहीं है, योगेश वर्मा एक यहाँ का चर्चित चेहरा है और दलित लोगों में उसकी अच्छी पकड़ है, इसलिए
काफ़ी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है लोगों का। और फिर दूसरा प्लस मुस्लिम है, तो ये गठजोड़ मैं मान के चल रहा हूँ कि एक आगे है, हाँ हाँ हाँ। इनने तो आगे कर दिया गठजोड़। आप तो उधर ही आरएसएस के कार्यालय के पास भी सब देखते हो, इतना कमजोर चुनाव लड़ी बीजेपी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ऐसा है कि जो अरुण गोविल हैं, उनका वो एक राजनीतिक ज्ञान उन्हें है नहीं। उन्हें बाहर के हैं, उन्हें लाके खड़ा कर दिया। इससे नाराज थे कार्यकर्ता बीजेपी के, और कार्यकर्ता की नाराजगी भी थी और उन्हें लड़ाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो भारी थे, ऊपर से कार्यकर्ता ही ने ही एक उनका एक पोस्ट वायरल भी किया था। क्या? कोई फिल्म का पोस्ट था उनका, वो वायरल कर रहा था कोई। अच्छा, फिल्म का जो पोस्टर था, कोई खराब सी हाँ। फिल्म थी? नहीं क्या था वो, कुछ था, कुछ होगा वो भी। क्या था कुछ, अब ये भी चर्चाएं थी और ये पोस्ट भी हुआ था, वायरल भी हुआ था। पोस्ट हुआ था। चलिए, आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा। चलिए, वो बात तो हो गई, लेकिन क्या ये तो रिफ्लेक्शन था कि कार्यकर्ता नाराज था, लेकिन जिस तरीके से चीजें दिखाने की कोशिश की गई, वो केवल उनको एक दायरे में ही सीमित रखा गया। कनेक्टिविटी जो वोटर से होनी चाहिए वो नहीं। हाँ, वो भी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं था। उस मैंने देखा उनमें एक्टिविटी जो थी, थोड़ा सा वो एक कलाकार हैं, और एटीट्यूड थोड़ा सा बहुत था उनमें। गाड़ी में बैठे रहना, एसी में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना। डिप्टी सीएम को आधे घंटे उन्होंने इंतजार कराया, अपने नेताओं से दूरी बनाई, धूप में निकलने में उन्हें परेशानी हो रही थी। मुझे लगता है उन्होंने 100 के करीब या 100 से ज़्यादा इंटरव्यू जो हैं वो मीडिया को यहाँ रहते हुए दिए होंगे। हर इंटरव्यू में उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि उनकी जो छवि है उसको वो भुना पा रहे हैं, और उसकी वजह से उनको प्यार और स्नेह मिल रहा है मेरठ के लोगों का। देखो, इंटरव्यू जो हुए हैं, आपने भी सुने होंगे, लिए भी होंगे, देखा होगा। इंटरव्यू में वो कितना शॉर्टकट में क्या बोले हैं, बहुत कम बोले हैं। वो उन्होंने मीडिया से भी एक तरीके से दूरी बना रखी थी। ये तो ऊपर से प्रेशर आया, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करी, और वो भी बहुत शॉर्टकट में करी। लिमिटेड जवाब दिए, ज़्यादा बोले नहीं। तो इसका क्या आप मान के चल रहे हैं? आप तो उस इलाके में रहते हैं जहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा वोटर है। नहीं, वोट तो उन्हें मिली हैं। एंड में जाकर जब मामला थोड़ा बिगड़ते हुए दिख रहा था हाई कमान को, तो उन्होंने वहाँ पे प्रेशराइज किया है किसको प्रेशराइज किया? कार्यकर्ताओं को, कि जाओ कैसे भी करो, जनता को बनाओ, ये अपने वोटरों को, मतलब इन्हें खींच के लाओ। नेताओं को भी ऊपर थोड़ी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं के ऊपर बहुत वो करा था, क्योंकि इनके कार्यकर्ता नाराज थे कि इसे भारत का मतलब इनको लेके आए अरुण गोविल को। आपको क्या नतीजे लग रहा है? नतीजे तो यह है कि इन्होंने एंड टाइम पे, मतलब उन्होंने कार्यकर्ता वोटरों को बुलाया। अरे जीत पाएंगे कि हाँ, नहीं? उम्मीद तो है। उम्मीद है। उम्मीद है क्या? अरुण गोविल वहाँ मुंबई में जाके उम्मीदें खो दिए, आप कह रहे हो? नहीं, खो दिए, लेकिन वो उम्मीद तो, वो तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें तो उम्मीद ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो जनता ने वोट कर ही दिए ना। कपिल भाई, आपको क्या लग रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबसे मजबूत स्तंभ इसके अंदर आरएसएस है। तो आरएसएस, अगर लोगों की बात करें तो लोगों की नाराजगी है इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, जिन्होंने ये सबसे बड़ा फैसला लिया है कि पहले पर्दे के कलाकार यानी अरुण गोविल, जो भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आए थे, उसे मेरठ से खड़ा कर दिया। इससे पहले वो सभासद का चुनाव नहीं लड़ पाए, उन्हें एकदम सांसद का चुनाव लड़ने दिया। वो अभिनेता हैं, नेता नहीं है। नेता एक कह सकता हूँ कि राजकुमार सांगवान की तरह होते हैं, जो आधे से ज़्यादा कभी भी फ़ोन करो तो किसी की 13वीं में या किसी की पार्टी में होते हैं। ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, अभिनेता नेता नहीं बन सकता। अच्छा, ये बताओ आप कि वो हर बार ये बोलते थे, जब उनसे पूछा जाता था कि आप मुद्दे बताइए, मेरठ के मुद्दे क्या हैं, बोले कि मुद्दे तो मैं तब पता लगाऊंगा जब मैं एमपी बन जाऊंगा। ये क्या बात हुई यार? हर बार आपने, जब भी हम मीडिया कर्मियों ने कभी भी उनका इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने हर बार यही बात सामने रखी है कि मुद्दे मुझे मालूम ही नहीं। और ये रियलिटी भी है कि उनको मेरठ के बारे में, लोकसभा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, हापुड़ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जिस बंदे को कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मजबूती नींव जो है, जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, उसकी नींव ABCD और आ अनार का कबूतर से होती है। उनको इस ABCD के बारे में कुछ नहीं मालूम, उन्हें सिर्फ खड़ा कर दिया गया है। हालांकि विरोध स्वर, अंतर्कल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में साफ देखी जा रही थी। आप कई वीडियो उठा लीजिए, एक मीडिया सेंटर पर जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे, उस दौरान आप देख सकते हो जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधी तौर पर उन्होंने भी कह दिया कि हम लोगों को कितना जवाब दे, अब जो आप प्रत्याशी हैं वो जवाब दीजिए। आधी से ज्यादा बात का वो जवाब नहीं दे पाए, लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाए। सिर्फ जो पन्ना प्रमुख है या आम कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का
डंडा और झंडा लेकर घूमता रहा। क्या आप मान के चल रहे हो इसका असर क्या होगा, नतीजे किस तरह के होंगे? देखिए, कहने वाली बात ज़्यादा दूर की नहीं है, लोगों में संशय है कि लड़ाई तो अब की बार अच्छी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मतलब ये समझिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी हर दिन हर पल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करती रही, और जो गठबंधन था वो एट रैंडम 15 दिन पहले उसका प्रत्याशी लॉन्च हुआ और वो फाइट में आ गया। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो विरोधाभास था, सबसे पहले क्षत्रिय समाज ने शुरू करा। जो क्षत्रिय समाज की लगातार जो वीके सिंह है उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो यहाँ से ठाकुर संगीत सोम का जो नाम लगातार उठ रहा था कि उन्होंने अब जो जैसे सदना में यूनिवर्सिटी भी बननी है तो उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, जमीनी नेता कहलाए जाते। फायर ब्रांड नेता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम। ठाकुरों में बिल्कुल इस बात की नाराजगी थी कि ठाकुरों की मतलब क्षत्रिय समाज की कहीं ना कहीं गिनती कम हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मुजफ्फरनगर भी हार जाएंगे? मुजफ्फरनगर हम नहीं कह रहे, ये तो माना ही जा रहा है कि मुजफ्फरनगर से सीट जा रही है। और अगर मेरठ की बात करें तो बहुत कम अंतराल से हार और जीत का फैसला होगा। हालांकि योगेश वर्मा, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, हमारे साथी ने कहा, मीडिया कर्मी ने, कि योगेश वर्मा अपने आप में बड़ा चेहरा है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि योगेश वर्मा ने समाज के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी अगर मेरठ के नगर निगम चुनाव की बात करें तो उन्होंने अपनी पत्नी को, सुनीता वर्मा को। अब तो वो बीएसपी से थे, अब की बार जैसे उनकी पत्नी जो है उसमें बीएसपी इंक्लूड नहीं थी ना गठबंधन में, तो आप क्या मान के चल रहे हो? दलितों ने वोट दिया जाट समाज ने? जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा, सीधा सीधा फंडा ये है कि मायावती से पिछले कुछ सालों से दलित समाज का वोट लगातार कटता जा रहा है। दलित समाज खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मायावती को जो काम करने चाहिए थे अभी तक उसने वो कदम नहीं उठाए। तो बीजेपी वाला ठप्पा लग गया कहीं ना? बीजेपी वाला ठप्पा, जैसे ओवैसी पे ठप्पा लगा हुआ है बीजेपी का, वैसे मायावती पे कहीं ना कहीं ठप्पा लगा हुआ है। तो दलित समाज इस बार 80% की तो हम ले सकते हैं गारंटी की, 80% जो है मुस्लिम प्लस दलित, वो सपा पे गया है। साइकिल खूब चली है मुस्लिम बहुल इलाकों में भी, दलित बहुल इलाकों में। आप भी साइकिल आगे बता रहे हो? नहीं, साइकिल आगे है, लेकिन जो बहुत बड़ा अंतराल नहीं होगा, 1,50,000 जो मेरा मानना है, उससे कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेगा। ये 10-15 हजार वोटों का ही हेर फेर, माइन्यूट सा अंतर है। जी जी। हमारी इस वार्ता में हमारी टीम का सबसे जूनियर लीडर, ये बताओ आप कि आप तो बहुत घूमे हो, गली गली घूमे हो, क्या देखा उधर? देखिए भैया, वैसे तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। हमने जो देखा, भारतीय जनता पार्टी का जो एक लहर थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, वो लहर कहीं नज़र नहीं आई। लहर ही नहीं थी, वो लहर नज़र ही नहीं आई अभी तक। 2 फेज का चुनाव हो सकता है, हो चुका है, 2 चरण हो चुके हैं। पहले चरण में हमने देखा, ठाकुर चौबीसी, मुजफ्फरनगर में चुनाव हो रहा था, ठाकुर चौबीसी है, वहाँ गए, वहाँ लोगों के अंदर उत्साह नहीं था, वोट डालने के लिए लोग नहीं निकले। उसके बाद मेरठ में चुनाव हुआ, मेरठ के अंदर लोगों के अंदर उत्साह नजर नहीं आया, लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे काफी। क्या ये बीजेपी के खिलाफ था? ये देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा बीजेपी के खिलाफ था या उनके वोटर तो वो बीजेपी का है ना। ठाकुर, देखिए इस चीज़ से जो फर्क पड़ा है, ये ठाकुर और त्यागियों का जो नाराजगी थी, उस चीज़ से कहीं ना कहीं मेरा जो अनुभव कहता है, बीजेपी को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकता है। और इधर शहर में देखा जाए, जहाँ पे बड़ी तादाद में, दक्षिण में और सिटी में बड़ी तादाद में वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वहाँ किस तरह का रुझान रहा? देखिए, हम गए, सुबह से हमने सारी चीज़ें कवर करी, देखा गया मुस्लिम जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पर शुरू से ही काफ़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे थे। वोटिंग परसेंटेज जो था कम रहा, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स थे उनमें उत्साह नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ हम जो जहाँ हिंदू रहते हैं, वहाँ हिंदू पोलिंग बूथ थे, वहाँ पर गए हम, लेकिन वहाँ पर जो पहले उत्साह होता था, भीड़ लगी रहती थी, लंबी लंबी लाइनें होती थी, लोग सारे काम छोड़कर वोट डालने के लिए जाते थे, वो उत्साह नज़र नहीं आया। कैंट देखा आपने? कैंट में गए? हाँ, कैंट में भी गए, लेकिन कैंट में वहाँ पर भी शाम के बाद में जो हुआ है, 3 बजे के बाद में जो है, लोग अपने घरों से निकले, जब जाके वो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है। कैंट तो विनिंग एरिया माना जाता है, यहाँ से कई बार से बीजेपी के ही विधायक चुने जाते हैं, बड़ा सेफ सीट भी है, तो यहाँ भी उस तरह का रुझान नहीं है। देखिए, कैंट जो है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन वहाँ पर भी जो शाम के बाद में जो देखा गया कि वहाँ पर काफ़ी जो लोग अपने घरों से निकले, वहाँ पर भी शाम के बाद में निकले। देखिए, मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम रहा है, तो इससे इस चीज़ का आकलन लगाना मुश्किल होगा कि वो जीत पाएंगे या कि सीट किसके हक में जाती है, किसके हक में नहीं जाती। चलिए, आप बताओ, आपने भी बहुत करीबी से इस पूरे चुनाव को देखा है, कवर किया है, खास करके बीजेपी के खेमे में भी आप काफ़ी सक्रिय रहे वहाँ की टोह लेने के लिए,
तो अंदर खाने मतलब है क्या, और उसका फर्क क्या दिख रहा है, उसका असर क्या दिख रहा है? देखिए, पत्रकार होने के नाते सिर्फ बीजेपी भी नहीं, मैं सभी पार्टियों के बीच में रहा हूँ और इसमें मैं AIMIM के लोगों से भी बातचीत करी है कि उनके मन में क्या है, सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करी, कांग्रेस, सपा, BSP सब के बारे में पता लगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं हर जगह ही कुछ ना कुछ कमी दिख रही। BSP की शुरुआत करते हैं क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी वो मानी जा रही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इस बार थोड़ी सी चेंज हुई है। जो 40-50 हज़ार वोट की आकलन है वो हो सकता है बढ़ जाए। BSP जो वोट काटा है, बीएसपी का पिछली बार जितना आया, हाँ, नहीं, पिछली बार का हम नहीं कह रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब हुआ है तो BSP का ही कैंडिडेट फाइट देता है बीजेपी को। हमारी 3 योजनाएं जो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की हुई हैं अब तक, तो उसमें हैट्रिक लगाई है। बीजेपी के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट बदला तो अरुण गोविल को मिला। तो BSP तो फाइट देती थी, तो BSP के पिछले के हिसाब से नहीं, अब के हिसाब से मान रहा हूँ कि अब जो लोग समझ रहे हैं या माना जा रहा है कि 50 हज़ार वोट रहेंगे, वो 50 हज़ार से ज्यादा रहेंगे। और जो BSP ने वोट काटा है वो बीजेपी का काटा है, बीएसपी ने बीजेपी का वोट काटा जहां है? तक लगाया जा रहा है, क्योंकि दलित एक वोट बैंक था जो बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी पर शिफ्ट हो गया था। और ये भी कहा गया कि BSP जो है वो बीजेपी की पार्टी, हालांकि BSP वाले लगातार नकारते रहते हैं। लेकिन अब जो भी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी BSP ने उतारा है वो बीजेपी के अगेंस्ट उतारा जा सकता है, ये माना जा सकता है। मुजफ्फरनगर सीट देखिए, दारा सिंह प्रजापति, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट देखिए, त्यागी समाज से। मतलब आपका कहना हाँ। है कि जो प्रत्याशी उतारा वो उस समाज से था जो बीजेपी का वोटर रहा है, हाँ। इसलिए उसमें सेंध लगी है। हाँ, वोटर रहा है एक तरीके से, तो उसमें बीजेपी का नुकसान होने को। अच्छा, जो देखा जा रहा है। जाटव वोट है बीएसपी का, तो वो बल्क में है हर लोकसभा सीट पर। तो यहाँ की अगर बात करें तो क्या वो जो एक बयान रहा बीजेपी के नेताओं का कि संविधान को बदल देंगे, 400 पार करेंगे, उसका असर कहीं दिखा? देखिए, अरुण गोविल को एक तरीके से देखा जाए ना तो कलाकार के ही तौर पे देखा जाना चाहिए। उनका ये पहला अनुभव है। उनसे जितने भी सवाल जवाब किए गए, मैंने भी अपने चैनल के लिए जो भी सवाल जवाब करे, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं दिखा था। वो इसलिए क्योंकि पहले स्क्रिप्ट बोलते आए हैं और एकदम से अब रैंडमली कोई सवाल पूछा जाएगा तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। उनको इतनी नॉलेज नहीं है। पॉलिटिक्स और के हाँ, नवोदित, हाँ, नवोदित कहा जा सकता है, नवीन कहा जा सकता है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया। उनकी ये एक तरीके से अच्छाई भी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उनको politician नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मुद्दे के बारे में जब बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी मुद्दे नहीं पता। तो सीधेपन में उन्होंने सही जवाब दिया। अच्छा, उनके पहली हिसाब से। मुलाकात में जब आपने उनसे ये पूछा कि ये बताओ आप कि अगर मेरठ में MP बन गए तो यहाँ रहोगे या नहीं, वो थोड़ा सा रिएक्शन जानना चाहता उनके लिए नया था ये सवाल। हाँ। उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि एकदम से ये सवाल आ जाएगा। हूँ। ये भी आ सकता है। हाँ, ये भी सवाल आ सकता है। तो उन्होंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा ये वक्त बताएगा। और वक्त बताएगा, ये क्लियर नहीं है कि वो कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 1 महीना यहाँ पे रहे तो उनको पता चली हो कि हाँ, अब मैं जीत रहा हूँ, अब मुझे मेरठ ही रहना, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जीतने के बाद 4 जून में जब फैसला आ तो जाए। वो जिस तरीके से गए हैं ना यहाँ से, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा। अटपटा नहीं है, उन्होंने क्लियर पहले नहीं करा, बाद में पोस्ट डाल के क्लियर करा कि प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया है। और एक बड़े नेता हैं मेरठ के, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया था तो क्या घर भी नहीं जाएगा इंसान। तो हो सकता बीवी है बच्चे तो यहाँ साथ थे। बीवी पूरी तरीके से लगी हुई थी, प्रचार प्रसार में उनका एक अलग एक खेमा चल रहा था। मैं हाँ, बीजेपी के लिए ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इतने बड़े लीडर्स थे, अरुण गोविल के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, लेकिन जहां जहां अरुण गोविल जा रहे थे सिर्फ वो वहां जा रहे थे। रोड प्लान जो भी तैयार हो रहा था वो अरुण गोविल के साथ तैयार हो रहा था। अब आप अपनी विधानसभा को क्यों नहीं देख रहे थे? सबसे कम वोट डले कैंट विधानसभा में जो बीजेपी का गढ़ है, 55% वोट। आप देखिए 5 विधानसभा में सबसे कम वोट वहां डला है। क्या एंटी इनकम्बेंसी माना जाए इसको, या अरुण गोविल के जो बयान है वो माना जाए, या वो जो विधायक है या वहां के कार्यकर्ता है उन्होंने वहां पे मेहनत ही नहीं करी, जबकि उनको करना चाहिए था। जो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार देखें अगर हम, राजेंद्र अग्रवाल 4,700 कुछ वोट से जीते लगभग, तो वो जीते ही कैंट की वजह से थे। अब वहां भी मेहनत नहीं, अब वहां पे मेहनत नहीं हुई। आप जहां पर आपका वोटर है, आपने वहां के वोटर को उठा के
वोट डलवाया ही नहीं मेरा है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये बात सही है कि यहाँ के जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, नाम बस लेना ठीक नहीं समझ होगा, गया मैं आप क्या कहना है ना? चाह रहे हैं। हाँ। क्या उनको कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग थी अरुण गोविल से? अब कहा जाता है, देखिए, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और यहाँ पे जितने भी पुराने कार्यकर्ता, नेता और पता नहीं कितने लोग जो लोकसभा का टिकट मांगना चाह रहे थे, इनसिक्योरिटी तो हर किसी को होती है। अब एक ही चैनल में दो रिपोर्टर उतार दे तो उन दो रिपोर्टर में आपस में ही कुछ ना कुछ खटपट चलने लग जाएगी। संपादक भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये इसकी शिकायत कर रहा है, ये इसकी शिकायत कर रहा है, और कुछ उसका निचोड़ निकलने का नहीं है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मैं ये समझता हूं। म्यान, ये जो तलवार आई तो ये उस म्यान में फिट नहीं होता। ये दरअसल में मैं जो समझ रहा हूँ, पार्टी का एक निर्णय था। पार्टी ये चाह रही थी कि राम मंदिर 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ है, उसका करंट बना रहा हाँ, उसका करंट दौड़ता रहे, बिजली में कमी ना आए। तो कहीं ना कहीं पानी कम पड़ गया है और चीनी कम हो चुकी है, है और वोल्टेज भी कम रहे, वोल्टेज थोड़ा सा कम दिख रहा है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि 50,000 जो वोट है, वो जो वोटर्स ने जो किया है ना, जो किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है, वो अगर भाजपा की तरफ गया तो भाजपा ये जीत रही। कौन सा वोट है जो 50,000 वाला? आपने भी रिपोर्टिंग करते हुए ये देखा होगा कि लोगों से आपने जब पूछा होगा तो उन्होंने बात कुछ कही और ऑफ कैमरा होते ही आपको हकीकत कुछ और हाँ, बता ये तो बात है ना। तो ये वही वोटर है, 50,000 वोटर कि कैमरे पे कुछ कह रहा है और बरकरार है कैमरे पे, किसी पार्टी के लिए कुछ अच्छा बोल रहा है या किसी के नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और वहां जाके वो बटन कुछ और दबा रहा है। तो वो 50,000 वोट मैं मान के चल रहा हूँ, वो जिस तरफ भी गया, चाहे सपा पे जाए या बीजेपी पे जाए, वो जीत जाए। चलिए, तो ये बहुत एक बड़ी चर्चा, सार्थक चर्चा, और हमारे साथियों के साथ ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल के जो सही आंकड़े हैं, तकरीबन वाले जो आंकड़े हैं, वो आपको आएंगे जब सभी चरणों के चुनाव पूरे हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन ये उन पत्रकारों का एग्जिट पोल है जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा चुनाव देखा, यहाँ की समस्याएं देखी, और जो प्रत्याशी थे, पार्टी के लोग थे, उनके व्यवहार देखे, उनकी आंखों के सामने क्या क्या चीज़ें घटित होती रहीं, क्या कमियां रहीं, खामियां रहीं, वो सब देखी हैं। नतीजा 4 जून को आएगा, तब तक इंतज़ार करना होगा। भारत समाचार के साथ जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।